गुड आफ्टरनून। नमस्कार सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आई होप कि आप लोग भी अच्छे हैं। मैसेज दिखने लग गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रणाम। जितने लोग प्रणाम भेज रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे के लिए, मेरे किरदार का मोल इतना न कर दो गुरुजी। आह, क्या बात है। लव कुश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सब लोगों को। एक गुड आफ्टरनून आया खूब सारे पेड़ों के साथ। ताइबून खातून खूब सारे पेड़ों के साथ, और पेड़ों के साथ फ्लाइट भी है। चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून। बारिश नहीं हो रही है अदिति, यहाँ पे तो नहीं हो रही है बारिश, दिल्ली में। गुड आफ्टरनून, जय हिंद। शुरू कर ली क्लास आप लोगों की अनुमति से? गुड आफ्टरनून। शुरू कीजिए। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए चैट को विराम दीजिए, क्योंकि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो चैट पे क्या बात होगी हम लोगों की। तो आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहले नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल के बाद देखेंगे आईची के लक्ष्य, और आईची के लक्ष्यों के बाद बात होगी कार्ताजीना प्रोटोकॉल की। 3 टॉपिक हैं, तीनों मेंस के लिए ज़रूरी हैं। और मेंस के लिए ज़रूरी होने के साथ साथ जो एक चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते वो ये है कि प्रीलिम में कभी भी फैक्चुअल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए उसके लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना होगा। जब हम मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो फैक्चुअल चीज़ों को लेकर के, खासतौर पर जो सेलेक्टेड फैक्ट हैं, वो फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना होती है, उनके प्रति हम थोड़े जागरूक रहें। और एक चीज हमेशा याद रखना, यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछ लेती। जरूरी है समझना। वो समझो कि यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछ लेती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है, वहां पे वो फैक्ट पूछ सकती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट फैक्ट आएंगे जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी होगा, और मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा हमेशा की तरह, सो दैट कि आप उन चीज़ों को ऐड कर लो अपने नॉलेज बेस में और अपने नोटबुक में। नोटबुक में जाएगा तो नॉलेज बेस में जाना आसान होगा, क्योंकि नोटबुक में आप जो कुछ भी मेरे साथ लिखेंगे वो बहुत तेज़ी से आप रिवाइज कर पाएंगे। आज मेरी कोशिश रही थी कि क्लास के जो पीडीएफ को थोड़ी पहले अपलोड करा दें। कल से और भी जल्दी अपलोड कराने का प्रयास रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ट्रांसलेशन को खुद ही वेरीफाई करते हुए थोड़ा सा विलंब हो जाता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू बेटर, एंड आई एम प्रॉमिसिंग कि धीरे धीरे इम्प्रूव ही होगा। ठीक है। तो ऑन दैट नोट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कल एक बात हमारी रह गई थी, उस बात से हम लोग शुरू करते हैं कि जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो हमने ये सीखा था कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक तो सिनेरियो ये है कि जो कंट्रीज हैं वो नागोया प्रोटोकॉल और कार्ताजीना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। कल हमने बात की थी उपसंधियों की, कि अगर कल की क्लास आप सारे लोगों ने देख रखी हो, चाहे वीडियो में या लाइव में, तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि कल हमने बात की थी कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, लेकिन उन संधियों को हम कन्वेंशन का नाम देते हैं। कन्वेंशन का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पे मोटे सिद्धांतों पर आम सहमति बन जाती है, लेकिन तकनीकी इश्यूज अभी भी वर्कआउट हुए नहीं हैं। और चूंकि तकनीकी इशू अभी भी वर्कआउट नहीं हुए हैं, तो पक्के तौर पे तकनीकी इश्यूज पर काम करके उसको बाद में जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। और चूंकि तकनीकी इश्यूज को बाद में जोड़ा जाता है, तो उसको एक उपसंधि का दर्जा दिया जाता है। सारे सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि दोबारा उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और तब वो उपसंधि मेन कन्वेंशन के साथ, मेन अभिसमय के साथ जोड़ दी जाती है। कल हमने ये सीखा था कि हमारा जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, उसके साथ 2 उपसंधियां जुड़ी हुई हैं। जो पहली उपसंधि जुड़ी थी वो थी कार्ताजीना की प्रोटोकॉल, जो जैव सुरक्षा से उसका संबंध है, बायो सेफ्टी से उसका संबंध है। उसके बाद जो दूसरी उपसंधि जुड़ी वो है नागोया प्रोटोकॉल, जिसका संबंध है लाभों के एक न्यायोचित बंटवारे से, लाभों की भागीदारी से। कि जब भी हम जैव विविधता के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो लाभ उत्पन्न होते हैं, तो वो लाभ उत्पन्न उन सारे लोगों के बीच
बटें जिनको इस पूरे मैट्रिक्स में, इस पूरे मामले में हम हितधारकों की सूची में रखते हैं। मिसाल के तौर पे वो देश जिसके पास बायोडाइवर्सिटी का वो संसाधन है, वो स्थानीय समुदाय जो बायोडाइवर्सिटी के इस संसाधन को आज तक बचाता आया है और इससे जुड़े हुए जो परंपरागत ज्ञान है उसकी भी उसने रक्षा की है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास किया है। और अंत में वो कंपनी, वो रिसर्च लैब जिसने इस पर काम किया है, जिसने इस पर रिसर्च किया है और कुछ काम का निकाला है, सबसे बड़ा शेयर तो उसी का बनता है। लेकिन एक छोटी रॉयल्टी उस देश को मिलनी चाहिए जहां से वो बायोडाइवर्सिटी की रिसोर्स प्राप्त की गई है। और देश की जिम्मेदारी ये बनती है कि जब उसको वो रॉयल्टी मिले तो वो रॉयल्टी का एक हिस्सा स्थानीय समुदाय के साथ शेयर करे। अब सवाल उठता है रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी एक सीमित समय के लिए दी गई लाभांश को हम रॉयल्टी कहते हैं। जैसे अगर हम कोई किताब लिखते हैं और किताब जब मार्केट में जाती है तो जब तक उस किताब पे मेरा कॉपीराइट है, पब्लिशर मुझे उस पर एक रॉयल्टी देगा। जैसे मैं एनवायरमेंट पे एक बुक लिख रहा हूँ तो उस पे मुझे रॉयल्टी मिलेगी। एक बुक साइंस टेक पे भी लिख रहा हूँ, उस पे भी मुझे रॉयल्टी मिलेगी। कितनी मिलेगी, कितनी ईमानदारी से मिलेगी, वो सब बात की बात है, लेकिन रॉयल्टी का मतलब यही होता है कि जब आप किसी चीज़ का कमर्शियल इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त करते हैं तो उस लाभ का एक हिस्सा आप उसको भी देते हैं जिसका उस पर हक बनता है। तो एक छोटी रॉयल्टी उन स्थानीय समुदायों को मिलनी चाहिए जिन्होंने आज तक उसकी रक्षा की है और जिन्होंने उसके परंपरागत ज्ञान को अक्षुण्ण रखा है। तो ये दो प्रोटोकॉल हैं जो जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज जो कल रह गई थी वो ये कि देशों से ये अपेक्षित होता है, गौर गौर कीजिएगा, देशों से अपेक्षित होता है कि आप जो है बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाएंगे, आप बायोडाइवर्सिटी की एक कार्य योजना बनाएंगे। और बायोडाइवर्सिटी की जो वो कार्य योजना है उसको समय समय पर आप अपडेट करते जाएंगे कि जैसे जैसे चुनौतियां बदलेंगी, जैसे जैसे आप उपलब्धियां एकत्र करेंगे, तो जाहिर है कि परिदृश्य बदलता रहेगा। परिदृश्य बदलता रहेगा तो आपको अपने पूरे प्लान में रिवीजन लाना पड़ेगा, अपने प्लान को समय समय पर रिव्यू करके, समीक्षा करके और उसको थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये बहुत लॉजिकल सी बात है। मान लीजिए कि आप अपना स्टडी प्लान बनाते हैं और आप लिखते हैं कि 2 महीने में इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी दो हिस्सा हम खत्म कर लेंगे। तो 2 महीने के बाद जब आप अपने प्लान को रिव्यू करेंगे तो पक्के तौर पे जो समय आप इंडियन पॉलिटी को दे रहे थे और जो समय इंडियन ज्योग्राफी को दे रहे थे, अब उस समय में आप कुछ और कर रहे होंगे। तो आपने क्या की, अपने प्लान की समीक्षा की। कैसे समीक्षा की? देखा कि कौन कौन सी उपलब्धियां मैंने हासिल कर ली है जिस पे अब काम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इस दौरान कुछ नई चुनौतियां उत्पन्न होकर आए। अभी मान लो कि आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आपको लगा ये क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल है, इट मीन्स कि हिस्ट्री में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उस नई चुनौतियों के आलोक में भी आप कुछ नया टाइम उसको अलॉट करेंगे वगैरह। तो इसी तरह से देशों से ये अपेक्षित है कि वो बायोडाइवर्सिटी का एक एक्शन प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसकी समय समय पे समीक्षा करेंगे, समय समय पे उसको अपडेट करेंगे। तो सीबीडी को लागू करने के 3 मैकेनिज्म हैं। पहला मैकेनिज्म कार्ताजीना प्रोटोकॉल के माध्यम से, दूसरा मैकेनिज्म नागोया प्रोटोकॉल के माध्यम से और तीसरा बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान के माध्यम से। तो एक बहुत आसान चार्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूं। उस आसान चार्ट से हमारे सीबीडी के क्रियान्वयन की पूरी कहानी आपके पास पहुंच जाएगी। ये चार्ट आप मेरे साथ बना लें तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख लूं कोई सवाल वगैरह? नहीं, चलिए ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है। अब आ जाते हैं कल की चर्चा को जारी रखते हुए सीबीडी के क्रियान्वयन के 3 रास्ते। पहला, कार्ताजीना प्रोटोकॉल। दूसरा, नागोया प्रोटोकॉल।
सर धीरे पढ़ाएं, फर्स्ट टाइमर हो। कोई बात नहीं, आप आराम से लिखो, और मैं जो भी समझने समझाने वाली बात होगी आराम से ही कराएंगे, एकदम मत घबराओ। मुझ पर अक्सर ये लगता है कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएं। तो तेज पढ़ाने का मुझ पे बहुत कम ही इल्ज़ाम लगा है। तो घबराओ मत, जो भी होगा वो पढ़ाते रहेंगे। प्रज्ञा सीबीडी क्या है, कैसी बातें कर रहे हो? कल की क्लास की है? पक्के तौर पे नहीं की है, नहीं तो माइक चेंज हो सकता है। साहिल, माइक पसंद नहीं आ रहा क्या? माइक में कोई समस्या है क्या? अच्छा, सही तो है। अब कई कई लोग कह रहे हैं कि सही है। चलो वापस आ जाओ। नागोया प्रोटोकॉल देख लो। प्रोटोकॉल एक बार ध्यान बटा तो प्रोटोकॉल की स्पेलिंग हिल गई। और तीसरा जो है बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान। अब सुनिए मेरी बात। तो सबसे पहले बात क्या है कि कार्ताजीना प्रोटोकॉल के माध्यम से इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन होता है संरक्षण का। कैसे? परिवर्तित जीवों से उत्पन्न जोखिम से बचाओ। समझा भी दे रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए। ओके। तो मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने वैज्ञानिकों को ये क्षमता दी है कि आप किसी भी पौधे को, किसी भी जीवाणु को, किसी भी जंतु को आप आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कर सकते हो। और अगर आप किसी पौधे, जंतु या जीवाणु को आनुवांशिक रूप से परिवर्तित करते हो तो आप करते तो हो किसी फायदे के उद्देश्य से, लेकिन आपको पता नहीं होता कई बार ये आनुवांशिक परिवर्तन जो है वो इनको इतनी तेजी से फैलने में मदद करता है, इतने तेजी से इकोसिस्टम को डोमिनेट करने में मदद करता है कि वो स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरे का कारण बन सकती है। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में जोड़ा गया, तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल का उद्देश्य ये था कि जो जीव, जंतु, प्राणी जो भी आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड हैं उनके आयात निर्यात को नियंत्रित किया जाए। ऐसा नहीं है कि जिस देश को मर्जी हुई उसने आयात कर लिया, ऐसा नहीं है कि जिस देश को मर्जी हुई उसने निर्यात कर लिया। जब भी उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की बात आती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आवागमन की बात आती है, तो आयात निर्यात के पहले उसके बारे में सारी जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से शेयर करनी पड़ेगी। मतलब कि जो भी उसको लेकर के फायदे अपेक्षित हैं आप स्पष्ट करेंगे, उसको लेकर के जो भी जोखिम है आप स्पष्ट करेंगे, और उन सबको स्पष्ट करने के बाद जो आयातक देश है तब वो निर्णय लेगा इन सूचनाओं के आधार पर कि इनको आयात किया भी जाए या नहीं किया जाए। और एक ओपन वेबसाइट जिसको हम क्लियरिंग हाउस वेबसाइट कहते हैं, एक ओपन वेबसाइट पर ऐसे सारे आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड प्राणियों की सूची होती है, उनके फायदे, उनको कैसे बनाया गया, उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, जिसके माध्यम से देशों को ये जानकारी मिले कि भाई इनकी इनकी कहानी क्या है, और तब वो इंपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप अज्ञानता में इंपोर्ट कर लेंगे तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि वो अपने इकोसिस्टम में आकर के तेज़ी से फैल जाएगा, और इकोसिस्टम में आकर के जो वहाँ की जो निवासी प्रजातियाँ हैं उनको वो वहाँ से अपरूट कर देगा, वहाँ से उनको अस्तित्व से हटा देगा। तो दिस इज समथिंग जो कार्ताजीना प्रोटोकॉल करता है। तो याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के 3 उद्देश्य हैं: संरक्षण, सतत उपयोग, और तीसरा है बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, है ना। तो ये जो है संरक्षण में ये आता है,
और जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है, ये भी संरक्षण का उद्देश्य इसमें शामिल है, और इसमें सतत उपयोग का भी उद्देश्य शामिल है। तीसरा जो है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से। एक्सेस का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है संसाधनों तक पहुंच। कि अगर आप एक वैज्ञानिक हैं या एक कंपनी है, जैव विविधता के संसाधनों पर आपको रिसर्च करना है, तो वहां तक पहुंचना आपके लिए आवश्यक है। पहुंचने के लिए आपको अनुमति लेनी होगी। ऐसे ही आप किसी गांव में किसी पहाड़ में जा करके 4 पौधे उखाड़ करके और रिसर्च करेंगे तो जेल चले जाएंगे। उसको बायोपायरेसी कहते हैं, लिखवाऊंगा। ठीक है। तो संसाधनों तक पहुंच, जिसके लिए आपको प्रॉपर कारण बताते हुए अनुमति लेनी होगी। और बेनिफिट शेयरिंग जो है, बीएस का मतलब होता है बेनिफिट शेयरिंग। बेनिफिट शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग का मतलब होता है लाभ को साझा करना। जिस कंपनी ने इस पर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, कुछ काम का बनाया, बेचा, करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो उसका एक हिस्सा आप उस देश के साथ शेयर करेंगे, उस अथॉरिटी के साथ शेयर करेंगे जिसने आपको परमिशन दी है। और जब आप उस अथॉरिटी के साथ शेयर कर लेंगे जिसने आपको परमिशन दी है, तो उस अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो फिर आपको दोबारा इस राशि को उस स्थानीय समुदाय के साथ भी शेयर कर ले जहां से ये रिसोर्स प्राप्त किया गया है और जहां के परंपरागत ज्ञान पर ये रिसर्च आधारित था। तो इस तरह से बेनिफिट शेयरिंग। तो इसके जो तीनों उद्देश्य हैं, संरक्षण, सतत उपयोग और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो तीनों ही यहां से तीनों हितों की रक्षा हो रही है। इसका कलर थोड़ा सा बदल दें तो आप लोगों को आसानी होगी। लो, ठीक है। तो ये तीन हैं जो सीबीडी के क्रियान्वयन के तीन रास्ते हैं। आई होप कि ये पार्ट हम सारे लोगों का खूब क्लियर है कि बात किस चीज की हो रही है। क्रियान्वयन के तीन रास्ते। एक्सेस एक बार फिर से समझा दें। बिल्कुल समझा देंगे। सर आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? मतलब ऐसा क्यों लगा? धीरे धीरे समझाएं। अभी समझाने वाला काम कर रहे हैं अंजलि, और धीरे धीरे ही समझाएंगे। कृष्णा, आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कृष्णा। वो दिखा नहीं होगा क्योंकि मैं लिख रहा था, तो इसलिए। और कोई बात नहीं है। आई होप कि अब आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। अच्छा, टीम से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर लोगों को एक साइड में कर दें ताकि कंटेंट ना कटे। जो सपोर्ट टीम है। अरे मैं, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है? भाई किसी भी स्वस्थ आदमी को आप जो है सो उसकी तबीयत को क्यों खराब बता रहे हैं? गरिमा कह रही वेरी गुड आफ्टरनून सर। नोट्स बनाने का ये तरीका बहुत मस्त है। अभिषेक कह रहे हैं कि आपका पढ़ा हुआ अब समझ में आता है। और उसी के बाद कह रही श्रद्धा की समझ नहीं आया। सर अपना साउंड बढ़ा दीजिए। तो ठीक है, अभी माइक को थोड़ा और पास कर लिया है। तब तक आप लोग लिख भी लीजिए।
मुस्कुरा नहीं रहे सर। अरे कोई गंभीर टॉपिक होगा इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा था, और कोई बात ही नहीं है। दोबारा समझा दीजिए, अभी समझा रहे हैं। सर क्लास का ये फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, अधिक कंटेंट फिर कम हो जाएगा, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो आप अब थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अतिक, ठीक है। क्लास का फॉर्मेट, अब जितना कंटेंट हमारे रास्ते आएगा, तो अगर सब कुछ को ऐसे हम लिखेंगे ना अतिक, तो होगा नहीं। तो हमें चाहिए होगा कंटेंट के लिए कि थोड़ा सा हम प्रिंटेड पीडीएफ वगैरह का इस्तेमाल क्लास में करें, ठीक है। शीला करें कि मुझे भी समझ में आ रहा है। चेहरा येलो दिख रहा है सर इसलिए। अरे चेहरा येलो इसलिए दिख रहा है कि सामने से येलो लाइट आ रही है भाई। चलो हो गई, मेरी तबीयत की बात हो गई। तबीयत आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया कि तबीयत अच्छी है। और अब हम लोग इसको एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, मैसेज को रोक दो कि मेरा ध्यान भी थोड़ा इधर आए। प्लीज कम बैक टू द टॉपिक, ठीक है। आओ आओ पढ़ें। मैं हम बात कर रहे थे कि सीबीडी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। संधि अच्छी है, संधि में काम की सारी बातें हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक सीबीडी के का फायदा क्या। तो इम्प्लीमेंट करने के तीन रास्ते हैं। सीबीडी के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है संरक्षण का, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सतत विकास का, कि इसके संसाधनों का जो आप उपयोग करेंगे उसको ऐसे करेंगे, सोच समझ के करेंगे कि सतत रूप से उसका उपयोग जारी रहे। और तीसरा कि जो जैव विविधता के संसाधन हैं उन संसाधनों तक एक नियंत्रित तरीके से कंपनियों की, रिसर्च लैब की पहुंच बनी रहे, ताकि इन संसाधनों पर रिसर्च हो सके और इन संसाधनों से हम काम की चीज़ निकाल सकें। और काम की चीज़ जब निकले और उससे जो लाभ उत्पन्न हो, तो उस लाभ को उन सारे लोगों के साथ साझा किया जाए जो उस जैव विविधता के सोर्स को आज तक सुरक्षित रखे हैं और उससे जुड़े हुए पारंपरिक ज्ञान को भी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं, और तीनों ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए तीन अलग अलग मैकेनिज्म हैं। सबसे पहले तो देशों से ये अपेक्षित है, सबसे पहले देशों से ये अपेक्षित है कि देश जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बनाएंगे। बायोडाइवर्सिटी पर एक रणनीतिक कार्य योजना बनाएंगे, सोच समझ के लंबे टाइम फ्रेम पर एक कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना को समय समय पर रिवाइज करेंगे, और कार्य योजना की कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई है उस कार्य योजना की इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट भी समय समय पर शेयर करेंगे। और अभी मैसेज मत भेजिएगा क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट अपने प्रेजेंटेशन को और कैमरे को देख रहे हैं, और अभी आपका मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप मैसेज मत भेजिएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कंट्रीज, सारे कंट्री जो इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, सारे कंट्रीज जो हैं बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और इससे बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी का सतत उपयोग सुनिश्चित हो रहा है। क्लियर सारे लोगों का कि बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है? इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 1 हम सारे लोगों का क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल 2010 में प्रस्तावित किया गया। हमारा ये नागोया प्रोटोकॉल, इसको नागोया प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागोया सम्मेलन में इसको प्रस्तावित किया गया, और उसके बाद ये 4 साल के बाद लागू भी हो गया 2014 से। भारत ने कायदे से इसको 2011 और 12 में ज्वाइन कर लिया था। तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस का मतलब होता है संसाधनों तक नियंत्रित पहुंच, और बेनिफिट शेयरिंग का मतलब है कि संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पन्न लाभ को साझा करना।
और वो न्यायोचित तरीके से साझा करना, जिसको जो मिलना चाहिए उस हिसाब से। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है आपको आगे बताएंगे। और जो तीसरा फ्रेमवर्क है वो है कार्ताजीना फ्रेमवर्क, कार्ताजीना प्रोटोकॉल। कार्ताजीना प्रोटोकॉल थोड़ा पुराना है, साल 2000 में इसको प्रस्तावित किया गया था और 2003 के अंत में आकर के ये लागू होने की स्थिति में आ गया था। तो 2004 से ये नोटिफाइड है हमारा कार्ताजीना प्रोटोकॉल। लेकिन इसको हम 2000 की ही संधि मानते हैं, क्योंकि 2000 में इसको सारे पार्टीज ने अपना लिया था। हस्ताक्षर धीरे धीरे हुए, हस्ताक्षरों के बाद फिर उसका पुष्टिकरण हुआ और तब जाकर के जुड़े, जो मैकेनिज्म कल बताए थे। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता के संरक्षण से, और संरक्षण में ये बड़े एक अनोखे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे जीवाणु, ऐसे पौधे, ऐसे जंतु बनाए जा सकते हैं जिनसे कई तरह के लाभ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनमें से कई इन्वायरमेंट के लिए और स्थानिक प्रजातियों के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म अनुवांशिक रूप से परिवर्तित हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को नियंत्रित करता है। उनके विषय में सूचना को ट्रांसपेरेंट तरीके से साझा कराता है और देशों को ये विकल्प देता है कि आप सोच समझ करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास पूरी जानकारी है, अब आप चाहें तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 मैकेनिज्म हैं हमारे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लागू करने के। तो जब आप कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे आंसर लिख रहे होंगे तो इसको लागू करने के, इसके क्रियान्वयन के तरीकों को भी आप लिख सकते हैं। ये पूरा जो स्लाइड है जो हमने हाथ से लिखा है, वो अब हमारा एकदम क्लियर है। आर वी ऑल क्लियर अबाउट इट? यस, नो? तो हम आगे चलें। प्रोटोकॉल एक उपसंधि होती है। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस, और बीएस का मतलब है बेनिफिट शेयरिंग। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। सतत का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको हम सतत कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसकी निरंतरता को लेकर के आपको डाउट ना हो, तो उसको सतत कहते हैं, सस्टेनेबल कहते हैं। यस, चलो कार्ताजीना प्रोटोकॉल का प्रोसेस आगे आज ही की क्लास में समझ रहे हैं। आज की क्लास में आगे हमें डिटेल में देखना ही है कार्ताजीना प्रोटोकॉल, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब आ जाओ हमारा जो पहला टॉपिक है वो उस पे। ये राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां, इसको नहीं लिखना है, पीछे हमने लिख लिया है। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं, हमने लिखा ना कि NBSAP, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजना राष्ट्रीय स्तर पर इस अभिसमय को लागू करने के लिए प्रमुख उपकरण है। तो देशों से अपेक्षित है, जो हमने बता ही दिया कि देशों से अपेक्षित है कि आप ऐसी एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाएंगे और स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाकर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट आप साझा करेंगे और समय समय पे अपनी उपलब्धियों और अपने आने वाली चुनौतियों के आलोक में उसकी समीक्षा करेंगे और उसमें बदलाव भी करेंगे। तो देशों से अपेक्षित क्या है? देशों से, सारे देशों से नहीं, बट सदस्य देशों से क्या अपेक्षित है? 3 चीजें अपेक्षित हैं। पहली अपेक्षा है उनसे कि NBSAP, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का आप बनाएंगे और उसको प्रकाशित करेंगे। समय समय पर समीक्षा करेंगे। और क्या सिर्फ समीक्षा करके छोड़ देंगे? नहीं, समीक्षा के आलोक में आप संशोधन भी करेंगे
और तीसरा कि समय समय पर क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी आप बनाएंगे। तो देशों से ये 3 अपेक्षाएं होती हैं। शायद मेरे पोजीशन से ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो इसको अब हमने दृश्य कर दिया। तो एनबी सैप को लेकर के ये 3 अपेक्षाएं हैं। अब आप लिख सकते हैं। दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है। जो भी मैं लिख रहा हूं वो पक्के तौर पे लिखना है, तभी मैं लिख रहा हूं। और इस तरह की जो मैकेनिज्म है वो प्रीलिम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बताने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वो शब्द मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। ठीक है। अब हम लोग इसको भी लेकर के क्लियर हो गए। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, सो वापस आ जाते हैं। अब एनबी सैप पूछ रहे हैं। अरे, अभी तो एनबी सैप बताया ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। एक बार के लिए अब लिख करके इसको पक्का कर देते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। ये मत पूछना कि इंडिया इसको लागू कर रहा है कि नहीं। इंडिया सीबीडी के बड़े सक्रिय सदस्यों में से एक है। ठीक है। तो इंडिया जो है 2008 से ही एनबीसैप अपना प्रकाशित करता है, समय समय पे समीक्षा करके इसको संशोधित करता है और क्रियान्वयन की रिपोर्ट सबमिट भी करता है। इंडिया इस मामले में बेहद जिम्मेदार देशों में से एक है। आ जाओ यहां पे। तो ये अब हम समझ गए हैं। तो अब हम सीधा सीधा नागोया प्रोटोकॉल पर आ जाते हैं। नागोया प्रोटोकॉल पर इतनी बातें समझने के पहले जो इसके नीचे लिखी हुई हैं, नागोया प्रोटोकॉल की कहानी सुन लो। अभी काफ़ी देर तक ये स्लाइड मैं चेंज नहीं करूंगा, सो दैट कि आपका ध्यान उन चीज़ों पे रहे जो मैं बोल रहा हूं, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग अंडरलाइन वगैरह कर लेंगे, बट वो बाद में होगा। सबसे पहले नागोया प्रोटोकॉल की कहानी आप सुनो। तो नागोया प्रोटोकॉल की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि अलग अलग देशों की एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की जो रूल्स थी वो अलग अलग थी, और कई देशों के पास इस तरह का कोई रूल ही नहीं था। उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में रिसर्च वगैरह में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और ये ज़रूरत महसूस की गई कि ना सिर्फ सभी देशों के पास बायोडाइवर्सिटी एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के कंप्लीट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट रूल हों, बल्कि ये भी कहा गया कि इन रूल्स में एक समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंडिया बहुत कम आपसे रॉयल्टी मांगे। रॉयल्टी क्या होती है, बात हो चुकी है कि रॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी भी उत्पन्न लाभ का एक हिस्सा उसको देना जिसकी उस उत्पाद में कहीं ना कहीं भागीदारी बनती है। तो जो एक बुक का एग्जाम्पल हमने दिया, तो बुक के एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था कि बुक के एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं तो मेरी भूमिका है, पब्लिशर की भूमिका है कि उस बुक को डिज़ाइन करेगा, उसको प्रिंट करेगा, पैकेज करेगा और पूरे इंडिया में भेजेगा। तो ये क्या हुई, पब्लिशर की जिम्मेदारी हो गई कि आप जो है सो बुक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे जो उत्पन्न लाभ होगा, क्योंकि मैंने लिखा है, तो
उससे उत्पन्न लाभ का एक छोटा हिस्सा मेरा भी बनता है, और जिसने इसको प्रोड्यूस किया है जाहिर है उसका हिस्सा बड़ा बनेगा। तो इस तरह से रॉयल्टी मिलती है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त उत्पादों पर कम रॉयल्टी ले, और जब इंडिया का कोई साइंटिस्ट, इंडिया का कोई लैब जाए फ्रांस में, इंग्लैंड में कि हमको आपके यहाँ बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करना है, तो वो कहे कि 30% हमारा शेयर बनेगा, आप देते हैं तो हम लोग बात करें, और नहीं देते हैं तो आपसे बात करने का फायदा ही नहीं है। तो दोनों चीज़ें थी कि सभी देशों के पास इसके रूल होने चाहिए। रूल नहीं होंगे तो पक्के तौर पर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लोरेशन भी संभव नहीं होगा। और बहुत सारे इंडियन लैब हैं जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाकर के रिसर्च करना चाहते थे, अफ्रीकी देशों में जाकर के रिसर्च करना चाहते थे, लैटिन अमेरिका में जाकर के रिसर्च करना चाहते थे। तो खूब ऐसे देश थे जहाँ जिनको रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और रिसर्च हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज कि वहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी के एक्सेस का रूल ही नहीं था, तो वो हमको अलाउ ही नहीं करते थे कि भाई हमारे पास रूल नहीं है, कभी बाद में आइएगा। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। और दूसरा कि हम कई वेस्टर्न देशों के पास जाते थे तो वो ऐसे अनाप शनाप रेट मांगते थे हमसे कि वो हमारे लिए संभव ही नहीं था उसको दे पाना। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि अगर बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज से आप कुछ काम का बनाना चाहते हैं तो आपको रूल्स चाहिए, और एक्सेस का भी रूल्स चाहिए, और बेनिफिट शेयरिंग का भी रूल चाहिए, और वो रूल में अगर समानता हो तो क्या बात होगी। ये बात बायोडाइवर्सिटी के 10वें शिखर सम्मेलन में, जिसको आप COP10 कह सकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के 10वें शिखर सम्मेलन में ये बात का एक प्रस्ताव लाया गया, एक ड्राफ्ट बना जिसको हम कहते हैं नागोया प्रोटोकॉल। उसको नागोया के सम्मेलन में, नागोया प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जापान के नागोया शहर में वो सम्मेलन हो रहा था, और वहाँ पर इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया हस्ताक्षर के लिए, तो इसलिए उसको नागोया प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल को वहाँ अपनाया गया। तो नागोया प्रोटोकॉल बस इतनी ही बात कहता है कि रूल्स बना लीजिए, पारदर्शी रखिए, क्लियर रखिए, और इन रूल्स में समरूपता रखिए। तो समरूपता कैसे लाई जाए? तो समरूपता के लिए इन्होंने कहा कि कृषि और खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि फसलों के ऊपर, पौधों के ऊपर जो एक इंटरनेशनल संधि ऑलरेडी है, उस संधि में जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को अपना लीजिए। फिर से समझो, एक इंटरनेशनल संधि है, वो संधि है कृषि एवं खाद्य योग्य पौधों के आनुवांशिक संसाधनों पर लाभ शेयरिंग, पेटेंट वगैरह की संधि है, जिससे कि आप लाभ को शेयर करें, पेटेंट करें वगैरह वगैरह। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि काफ़ी स्पष्ट तरीके से लाभ के शेयरिंग का मॉडल बताती है, किस तरह से इन आनुवांशिक संसाधनों तक किसी भी रिसर्च लैब की पहुंच हो सकती है वो बताती है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी देशों के बीच लॉ की समरूपता बने, तो एक रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना, कि ये आप देख लीजिए और ये देख करके आप लॉ की अपने लॉ को बना लीजिए, और इस तरह से अपने आप सारे देश जो लॉ बनाएंगे उसमें एक समरूपता आ जाएगी। तो नागोया प्रोटोकॉल अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है कि आप अपने देश में एक लॉ बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे, और उस एक्ट में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात रहेगी। तो ये है नागोया प्रोटोकॉल का मेन मामला। और उसके बाद वो कई तरह की और बातें हैं, वो भी बता देता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि सारे देशों के बीच रॉयल्टी शेयरिंग का एक ही जैसा मॉडल होना चाहिए। जो देशों की सरकारें जो रॉयल्टी एकत्र करेंगी, तो वो अपने पास पूरा ना रख करके स्थानीय समुदायों के साथ भी उस रॉयल्टी का एक हिस्सा शेयर किया जाएगा, या फिर स्थानीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी के संवर्धन के ऊपर उसको खर्च किया जाएगा। तीसरी बात ये कही गई कि आप सिर्फ जैव विविधता के संसाधनों पर रॉयल्टी नहीं देते, बल्कि आप परंपरागत ज्ञान पर भी रॉयल्टी देते हैं। तो परंपरागत ज्ञान को भी उसमें जोड़ा गया है। और अंतिम बात ये कही गई है कि बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज में रोग पैदा करने वाले जीवाणु, विषाणु को भी शामिल किया जाएगा, इसलिए क्योंकि उनका इस्तेमाल करके आप दवा बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं,
तो उससे भी आप लाभ अर्जित कर लेंगे, तो वो भी किसी देश के जैव संसाधनों में गिना जाएगा, और अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस देश को उसकी भी रॉयल्टी देनी पड़ेगी, वो भी जैव विविधता में सम्मिलित होगा। ये मोटी बातें क्लियर हो गई, तो हम लोग पॉइंट पर अब जरा आ जाएं। कहानी क्लियर है? राज रानी कह रही हैं, सर प्लीज हेल्प, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आ रहा है, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूं। देखो, अभी से ध्यान दो, पहली बात। दूसरी बात कि जब पॉइंट्स को मैं अब अंडरलाइन करूंगा तो उसको आप जरूर से अपने कॉपी में लिखो, और हर पॉइंट को अंडरलाइन करते वक्त मैं दोबारा थोड़ा थोड़ा समझाते चलूंगा, और वो आ जाएगा समझ, घबराने की बात नहीं है। और वीडियो है, दोबारा देख लेना। कई बार एक ही किताब को जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तब उस किताब में नए अर्थ आप निकाल पाते हो। इसी तरह से कई लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा। कई बार तो कुछ फिल्मों को समझने के लिए दोबारा देखना पड़ता है, यकीन करो। अभी तो मैं बहुत नैन्सी कह रही है, सर पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब तो लगता है कि कॉलेज में आप सबसे बेस्ट टीचर हो। दीक्षा कह रही, मुझे फीवर है फिर भी मैं आपकी क्लास कर रहा हूं, दैट इज सो नाइस। सर आप खूब का प्रयोग क्यों करते, इसके बदले बहुत का प्रयोग कर सकते हैं। अरे अब आदत बन जाती है कुछ शब्दों की, और बहुत और खूब एकदम समानार्थी शब्द भी नहीं होते। अगर समानार्थी होते तो कई जगह हम कहते हैं बहुत खूब, है ना? तो वो क्या होता है? और आप इतना ध्यान देते हैं, कृष्णा करें, आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, आपसे मिलना है। जब दिल्ली आओगे तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। चलो। पेटेंट क्या है शिवांत कुमार? शिवांत कल पढ़ाए थे भाई। दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि रोज क्लास करो, छूट जाए तो वीडियो देखो। अगली क्लास में बैठने के पहले कम से कम मेरी क्लास में तो ये करना ही प्लीज, कि अगली क्लास में बैठने के पहले पिछली क्लासेस पूरी कर लेना, तो कड़ी बन जाएगी ब्लॉकचेन की तरह। ब्लॉकचेन क्या होता है साइंस टेक में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन बता देते हैं पेटेंट क्या होता है। मान लो मैंने किसी आविष्कारी उत्पाद को डेवलप किया। आविष्कार का मतलब होता है जो आज तक नहीं था, और मानव मस्तिष्क के एप्लीकेशन से मैंने उसको बनाया, तो उसको हम कहते हैं आविष्कार। तो मान लो मैंने किसी चीज का आविष्कार किया जो मनुष्यों के लेजिटिमेट जरूरत को पूरा करती है। सुनते रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साइंस टेक में जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सुन लेना कि मानव मस्तिष्क के इस्तेमाल से जब मैं किसी चीज का आविष्कार करता हूं जो हमारे लेजिटिमेट जरूरतों को पूरा करती है, तब मैं उस पर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूं। और जब मुझे पेटेंट मिल जाता है तो एक सीमित समय के लिए उसको बनाने और बेचने का मेरे पास एकाधिकार होता है। ये कंट्रीज के पास ये मैकेनिज्म होता है ताकि वो आविष्कारी उत्पादों को और आविष्कारकों को लाभ दे सकें, और नई नई चीजों का आविष्कार हो, समाज और देश का विकास हो। इसलिए सीमित समय के लिए उनको एकाधिकार दिया जाता है। सीमित समय के लिए ही क्यों? क्योंकि आपको एक तरफ आविष्कारकों को प्रोत्साहित करना है, तो दूसरी तरफ सामाजिक हितों की भी रक्षा करनी है। अगर एक ही आदमी को आप एकाधिकार दे देंगे तो उस एकाधिकार का वो लंबे वक्त तक दुरुपयोग करता रहेगा। तो सीमित अवधि तक देंगे, और वो भी जब देंगे तो कुछ शर्तों के साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एकाधिकार है तो मैं किसी भी दाम में बेच सकूं, क्योंकि फिर वो सामाजिक हितों की रक्षा हो नहीं पाएगी। तो एक रीजनेबल प्राइस पे ही बेचने का अधिकार होगा। दूसरी बात कि अगर मेरे पास पेटेंट है तो मेरे पास या तो इसको बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाने की क्षमता होनी चाहिए, या ऐसे किसी उत्पादक के साथ मेरा कोई
लिंक होना चाहिए कि उसको बड़े पैमाने पर बना सके। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि मैंने एक ऐसे साबुन की खोज कर डाली जिस साबुन से एक दिन तुम नहा लो तो पूरे महीने नहाना नहीं पड़ता, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, शरीर से कोई भी बुरी स्मेल नहीं आएगी, पूरा फ्रेश लगेगा, नहाने की जरूरत ही नहीं है एक महीने तक, पानी का बचाव हुआ, आपके समय की बचत हुई। तो ये एक आविष्कारी उत्पाद है। मुझे पेटेंट मिल गया। तो पेटेंट मिल गया 20 साल के लिए कि भाई 20 साल तक आप ही बनाएंगे, आप ही बेचेंगे, तो ये पूरा आपका लाभ है। 20 साल के बाद इसका फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब उसके बाद क्या है कि मैं साबुन की वो एक टिकिया 1000 रुपए में नहीं बेच लूंगा, क्योंकि वो पेटेंट की शर्तों का उल्लंघन होगा और कहीं ना कहीं वो सामाजिक हितों की अवहेलना होगी। और दूसरा ये कि पेटेंट ले लिया, एक अधिकार ले लिया, और मैं बना नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री तो है नहीं, मैं तो आविष्कारक था, मैं लैब में बैठ के बनाया, और ना मैं किसी फैक्ट्री वाले से टाई अप करना चाहता हूं कि वो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर दे, मुझे डर है कि कहीं मेरा फॉर्मूला ना चुरा ले। तो पेटेंट लेकर के अगर मैं बैठा रह गया तो फिर वो पेटेंट मुझसे वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि जब आप बनाइएगा ही नहीं तो समाज को आपके आविष्कार का फायदा क्या हुआ। तो पेटेंट सशर्त सीमित समय के लिए दिया गया एक अधिकार है जो आविष्कारक को दिया जाता है किसी ऐसे आविष्कारी उत्पाद के लिए जो समाज के लेजिटिमेट, जो समाज के वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है। अब मान लो कि मैंने घर में चोरी करने की एक मशीन बना दी कि चुपके चुपके साइलेंट तरीके से दीवार को तोड़ देगा और आप घर में घुस जाएंगे। उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो समाज की लेजिटिमेट जरूरत को पूरा नहीं करती। तो मोटे तौर पे आप पेटेंट समझ गए हैं, और लंबी कहानी इसलिए बताई कि इसके कुछ नुआंसेस जो हैं, इसकी जो कुछ बारीकियां हैं, वो भी आप अच्छे से समझ लें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है वापस आ जाएं, सब लोगों का ध्यान वापस आ जाए नागोया। इंडिया से चलिए नागोया चलते हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है वो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। लिखना शुरू करें। ये है एबीएस की शेयरिंग, ठीक है। 2010 का एक पूरक समझौता है। ये किसका पूरक है? सीबीडी का पूरक है। तो नागोया प्रोटोकॉल लिखें, एबीएस लिखें, और पूरक समझौता है। किसका पूरक? सीबीडी का पूरक। जिनको पहले मेरी कहानी नहीं समझ में आई थी, ये दूसरा और अंतिम मौका है इसको समझने का। उसके बाद जो भी अनुबंधित पार्टियां हैं, मतलब जो भी इसके सदस्य हैं, उनसे यही कहता है कि आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उससे उत्पन्न लाभ को साझा करने का आप इंतजाम करिए। यहां पर अगले पॉइंट में कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, वो पहले ही पॉइंट की व्याख्या है, तो देयर इज नथिंग टू बी एडेड हियर। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? तो सीबीडी के 3 उद्देश्य हैं। सीबीडी का पहला उद्देश्य है संरक्षण, दूसरा है सतत उपयोग। दोनों के लिए 2 मैकेनिज्म पहले से हैं। ये जो तीसरा मैकेनिज्म है जिसमें उद्देश्य क्या है? लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। बस इतना ही लिखिएगा जितना है, बाकी कहानी अपने आप आपकी दिमाग बना लेगी, है ना। तो लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा, और प्लस क्या? संसाधनों तक नियंत्रित पहुंच। डन। जहां पे डेट का मतलब साल है। अब देखो ना, यहां पे अगर आपको दिखाएं तो मैंने क्या किया है, 2010 को बस अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो बस उतना ही। और इसमें पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया गया है। पारंपरिक ज्ञान भी यहां पर सम्मिलित है, सिर्फ संसाधन नहीं, परंपरागत ज्ञान।
क्लियर? यहां तक? प्रावधानों पर आ जाओ। साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को एक राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है कि हर देश अपना एक कानून बनाएगा इस बारे में, ठीक है, ताकि एक स्थिरता आ जाए। कानून को आप बार बार बदल नहीं सकते, तो कानून जब आप बनाते हैं तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड दैट स्टेबिलिटी इज नीडेड। और ये रहा प्रोटोकॉल जो है खाद्य और कृषि के लिए वानस्पतिक अनुसार आनुवांशिक संसाधनों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उनके सिद्धांतों पर आधारित होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये लंबा नाम है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल खाद्य और कृषि के लिए वानस्पतिक आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सिद्धांतों पर आधारित। इधर लिख देते हैं कि सिद्धांतों पर आधारित। जो भी अंडरलाइन कर रहा हूं और जो भी अपने हाथ से लिख रहा हूं, आप लिखते रहेंगे। जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो भी मैं हाथ से लिख रहा हूं, वो आपके लिखने का है, तो वो आप प्लीज लिखिएगा। तीसरा है रोग जनकों के उपयोग के लिए भी भुगतान करना होगा, जिनका इस्तेमाल वैक्सीन या दवा बनाने के लिए होगा। डन। तो जिनका भी इस्तेमाल वैक्सीन या दवा बनाने के लिए आप करेंगे, रोगजनक कारक ही क्यों ना हो, आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। पूजा कह रही है डाउनलोड क्लास चालू करा दीजिए, टीम को मैं सूचित कर दूंगा। एक्चुअली ये टेक्निकल मुद्दा है, मैं तो अपने हाथ से नहीं कर पाऊंगा, टीम को मैं दोबारा सूचित कर दूंगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने लिख लिया? यस। पूरक का मतलब होता है जो किसी का सप्लीमेंट हो, जो किसी में जोड़ दिया जा रहा हो, तो उसको हम पूरक कहते हैं। मतलब कि ये उसको पूर्ण करता है, तो उसको हम पूरक कहते हैं। बस अंडरलाइन वाली चीजें लिखनी है, सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजें लिखनी है, इसको लाइन बाय लाइन कॉपी नहीं करना। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर्ड है, राइट। सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजें, ताकि हमारा एक RRN बन जाए। RRN का मतलब क्या होता है? रैपिड रिवीजन नोट्स। इसको मैं R2N भी कहता हूं, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन नोट्स जो है ना, वो आप बनाएंगे तो एक सब्जेक्ट को आप कई बार पढ़ सकेंगे। डन आना शुरू हो गया। पेपर में भी अंडरलाइन वाला लिखना है, वो तो आंसर राइटिंग के समय हम बता देंगे, लेकिन देखो रिवाइज तो इतना ही करना है। चलिए, तो जिनका इस्तेमाल आप टीकों को बनाने के लिए करोगे, तो उसको भी आप शामिल करोगे। फिर लाभ स्थानीय समुदाय के साथ आपको साझा करना है। ऐसा नहीं कि सरकारों के पास जो रॉयल्टी कलेक्ट होकर के आए, वो सरकार सिर्फ अपने पास रखे और अपने प्रोजेक्टों में खर्च करे, ऐसा नहीं होगा। स्थानीय समुदाय ने बड़ी त्याग की होती है इस तरह के चीज़ों को बचाने में, तो स्थानीय समुदाय के साथ यू विल हैव टू शेयर।
और लास्ट में इससे विकसित व्युत्पन्न उत्पादों के लिए भी आपको लाभ शेयर करना पड़ेगा। न केवल मूल संसाधन का उपयोग, बल्कि इससे विकसित व्युत्पन्न डेरिवेटिव के लिए भी आपको रॉयल्टी देनी होगी। ये थोड़ा समझा देता हूं। समझाने का की स्टोरी ये है कि आप आंवले के लिए सिर्फ आंवले के लिए आप पैसे नहीं देंगे, बल्कि च्यवनप्राश के लिए भी पैसे देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए आंवला है, आंवले से हमने आंवले को मेडिसिनल गुण की वजह से हमने इसका इस्तेमाल किया, तो आप पैसे ले लीजिए। और च्यवनप्राश या आंवले से कुछ और सब्सटेंस निकाल करके और आप उसका उससे अलग प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसका लाभ नहीं दे रहे, वो नहीं। मूल उत्पाद और उससे जितना कुछ आप बनाते हैं, नीम, सिर्फ नीम पर नहीं, नीम के रस पर नहीं, नीम से बने हुए साबुन पर भी आप रॉयल्टी देंगे, क्योंकि वो नीम पर आधारित है। तो ये होता है व्युत्पन्न उत्पाद, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये क्लियर है। और लास्ट में पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखना है। तो मूल छह इसके मूल प्रावधान हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए। जैव विविधता संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में नागोया प्रोटोकॉल की आवश्यकता एवं प्रावधानों की समीक्षा करें तथा स्थानीय समुदाय पर इसके प्रभाव का आकलन करें। अब अगर ये क्वेश्चन बन गया, अभी नागोया प्रोटोकॉल में कुछ और भी हमें पढ़ना है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहा हमारा नागोया प्रोटोकॉल पर, तो आपके पास अगले कुछ मिनटों में वो पूरा कंटेंट होगा, जिसके बेसिस पर आप एक अच्छा आंसर इसमें लिख देंगे बिना किसी दिक्कत के। टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है। इसलिए नहीं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्लास के बाद जो भी समय हो, वो या तो पढ़ने में या लिखने में, या कह लो कि अपने आप को ऊर्जा के स्तर पे, अटेंशन के स्तर पे रिचार्ज करने में दूं। तो इसलिए मैं टेलीग्राम क्या, व्हाट्सएप भी ना के बराबर इस्तेमाल करता हूं। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। हाँ, वो मुझे भी लगा कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाएं और ये क्वेश्चन को हम दूसरे पेज पे ही लिए जाते हैं। ये रहा ना क्वेश्चन, अब दिखेगा आपको अच्छे से। ये लो, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा।
लिख लिया क्वेश्चन आपने? इसको अटेम्प्ट करिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन को यहां से अब हम हटा देते हैं, क्योंकि अब यहां पर इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये 6 प्रावधान हो गए, और अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 2010 में नागोया में अपनाया गया, 2014 में लागू हुआ। जो हाईलाइट कर रहे हैं बस उतना ही लिखिएगा। 2010 में अपनाया गया, 2014 में लागू हुआ। भारत ने मई में मई 2011 में हस्ताक्षर किए, और 2012 में पुष्टि कर दी भारत ने। 2011 में हस्ताक्षर हुए, 2012 में भारत ने पुष्टि कर दी, और अप्रैल 2022 तक 137 पार्टी हैं इसमें। 137 पार्टी से हमारा मतलब है 136 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश और यूरोपीय संघ। तो इस तरह से 136। यहां पे क्या पता चला हमें? यहां पे यह पता चलता है कि वो सारे देश जो सीबीडी के सदस्य हैं, वो सारे के सारे यहां पर नहीं हैं। तो आप याद रखिएगा, सीबीडी सदस्यता, ये प्रीलिम के लिए शायद कभी काम आ जाए। सीबीडी सदस्यता इज मोर देन नागोया की सदस्यता, राइट? सर आप नोट्स भी बनवाते जा रहे हैं, तभी तो द पॉइंट इज कि आप क्लास में बैठ जाओगे तो क्लास के बाद रेडी टू रिवाइज R2N लेकर के जाओगे। R2N इज व्हाट? रैपिड रिवीजन नोट्स। तो क्लास के बाद आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो मेरी कहानी सुन करके, R2N लेके जा रहे हो। ये पीडीएफ ही दे देते, वो तो दे ही रहे हैं। पीडीएफ को पढ़ने में जितना समय लगेगा ना, उसके 10% समय में R2N आप कर लोगे। और अगर स्पीड नहीं है तो सिविल्स की तैयारी आप नहीं कर रहे हो, याद रखना। इंग्लिश पीडीएफ, इंग्लिश पीडीएफ, इंग्लिश पीडीएफ। टीम को बोल दूंगा, इंग्लिश में मटेरियल दिया हुआ है, वो आपके भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोनों तो एक ही है। ओंकारनाथ कह रहे हैं ये सेटअप बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं बहुत सारे लाइव क्लास लेता हूँ। अभी मैं इंटरव्यू की क्लासेस यहाँ से ले रहा हूँ, इस वाले स्टूडियो से। यहाँ से मैं इसकी क्लास ले रहा था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। इंग्लिश मीडियम में इन्वायरमेंट की क्लास ले रहा था। ये बात है अक्टूबर की। तो यहीं से पूरी बैच वो क्लास ली अपने प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से काफ़ी क्लासेस होती हैं। चलो, ये हो गया। आगे चलिए। ये पॉइंट भी हो गया। तो अगले पॉइंट पे, नागोया प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, देखो, नागोया प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण क्यों है? क्वेश्चन के इस हिस्से पे आओ। प्रोटोकॉल की आवश्यकता। विक्रांत, सीबीडी क्या है? विक्रांत, जाओ मेरी कल की क्लास देखो। सर आप ऐसे ही पढ़ाए, मैं सब लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं सब ऐसे ही पढ़ाऊंगा। और लैपटॉप में मैं नहीं अलाउ करूंगा, मैं टीम से बात कर लूंगा, अगर वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी तो हो जाएगा। ऐसा क्या है? तो अब देखो, इसकी आवश्यकता क्यों है? लिख लीजिएगा मेरे साथ। इसकी आवश्यकता देश को क्यों है? इससे जो है जैव विविधता, संसाधनों का उपयोग हो पाएगा, और इस उपयोग से लाभकारी उत्पाद बन जाएंगे। दूसरा क्या है?
बायोपायरेसी के ऊपर नियंत्रण। अब आप पूछोगे ही कि बायोपायरेसी क्या होती है। अवैध रूप से जैव विविधता संसाधनों का उपयोग। अब जैसे मैं कहीं टूरिस्ट बन के गया, वहां से चुपके से किसी गांव में चला गया, वहां से पौधे इकट्ठा कर लिए और पौधे इकट्ठा करके आकर के मैं अपने देश में रिसर्च करने लग गया, तो ये अवैध हो गया। मैंने किसी की परमिशन नहीं ली, मैंने उनके रिसोर्सेज चुरा लिए। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज बायोपायरेसी। तो जब ये कोई देश नागोया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देती है तो बायोपायरेसी पर रोक लग जाती है, जो एक बहुत जरूरी चीज है। स्थानीय समुदाय को क्या फायदा है? स्थानीय समुदाय को संरक्षण में प्रोत्साहन मिलता है। जब आप उसके साथ लाभ शेयर करिएगा तो संरक्षण में प्रोत्साहन मिलेगा ना। और लाभ में भागीदारी। ठीक है। तो स्थानीय समुदाय के लिए यह फायदा है। और कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी लाभकारी उत्पाद बना पाती है, तो कंपनियों को भी फायदा है, जिससे उनको वाणिज्यिक कमर्शियल बेनिफिट होता है। ठीक है, मतलब पैसे आते हैं। शिवी कह रहे हैं कि आपका समझ तो आ रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस रिवीजन से आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, जब रिवीजन में जाओगे तो ये भरोसा आ जाएगा कि आप इसको एग्जाम में भी प्रोड्यूस कर पा रहे हो। अभी कॉन्फिडेंस इतनी आसानी से नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें आपको ये होना होगा, पेशेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस जाएगी कहाँ? ये डन हो गया तो ये आवश्यकता पर भी हमारी बात फिनिश हो गई। और कितना अच्छा चार्ट बन गया बातों बातों में, है ना। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है। नाइस, हो गया। चलो, तो नागोया प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण क्यों है, उस पर हमारी बात हो गई है। अब एक मिनट रुको। नागोया प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण क्यों है उस पर बात हो गई है। तो यहाँ पे बस पिछले वाले चार्ट को देख लो और वो नागोया प्रोटोकॉल का काम आपका हो गया। नथिंग मोर टू बी एडेड। अब हम आ जाते हैं आईची टारगेट पर। इसमें एक टेबल है। टेबल को थोड़ा सा रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा, टेबल को कॉपी नहीं करना है। और आपके पास पीडीएफ तो है ही, तो कभी टेबल देखने का मन करे तो आप वहां से देख लीजिएगा, लेकिन अब आईची टारगेट को समझ लीजिए सब। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक सवाल पूछता हूं, बड़ा गंभीर सवाल है कि आप ये बताओ मुझे कि एक मिनट, ये वीडियो जा तो रही है ना? हाँ, जा रही है वीडियो। तो एक गंभीर सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नागोया कहाँ है, तो जापान में है, बात हो गई है इस क्लास में। अब मैं पूछूं कि जापान के किस राज्य में नागोया है, तो आप क्या कहेंगे? कि सर अब जापान के राज्यों को याद रखें, यही अब काम बचा हुआ है, आप कहेंगे। लेकिन कम से कम नागोया के राज्य को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नागोया आइची राज्य में है।
इसीलिए इसको आईची टारगेट कहते हैं। जापान में राज्यों को प्रीफेक्चर कहा जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जापान में राज्यों को प्रीफेक्चर कहा जाता है। तो आईची जापान के कई प्रीफेक्चरों में से एक प्रीफेक्चर आईची है। तो आईची वहाँ पे एक राज्य है जहाँ पे नागोया शहर है। तो उसी नागोया के सम्मेलन के दौरान बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ 10 साल के लक्ष्य तय किए गए। और इन 10 साल के लक्ष्यों को नागोया के लक्ष्य कहना उचित नहीं समझा गया। क्यों? क्योंकि नागोया को लेकर के एक प्रोटोकॉल बन रहा था। तो नागोया लक्ष्य कहने पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता कि ये प्रोटोकॉल है, ये लक्ष्य है, तो इसको क्या ऑल्टरनेट नाम दिया जाए। तो इसको आईची टारगेट का नाम दिया गया, आईची के लक्ष्य का नाम दिया गया। कहानी क्या है? यह महसूस किया गया 2010 में नागोया सम्मेलन के दौरान कि बायोडाइवर्सिटी का जिस स्तर पर संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, वो कुछ खास हो नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देशों को एक लक्ष्यबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। 10 साल के टारगेट डिसाइड हुए और 5 रणनीतिक बातें तय की गई कि ये 5 काम हम अगर करें, इन 5 एंगल पे हम काम करें, तो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण और संवर्धन हम कहीं बेहतर कर पाएंगे। तो भाई वो 5 चीजें क्या क्या थी? सबसे पहली चीज तो थी कि बायोडाइवर्सिटी पर जो निहित कारणों से दबाव है बायोडाइवर्सिटी पर, उन निहित कारणों पर काम किया जाए। निहित कारण क्या होता है? ऐसे कारण जो प्रत्यक्ष नहीं होते, गौर से सुनिएगा, ऐसे कारण जो प्रत्यक्ष नहीं होते उनको निहित कारण कहते हैं। अगर मान लो कि मैं कहूं कि वनों को नुकसान क्यों पहुंच रहा है, तो आप कहोगे कि सर वनों की कटाई से और वनों के अतिक्रमण से वनों पर नुकसान आ रहा है। बहुत खूब। मैं पूछूंगा कि भाई लेकिन कटाई क्यों हो रही है और वनों में अतिक्रमण क्यों हो रहा है, तब आप सच्चाई बोलना शुरू करोगे। वो है निहित कारण। सर जनसंख्या का दबाव है, सर ये लोग, इनकम लेवल इतना कम है कि उनके पास कोई चारा नहीं है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने के अलावा, सर इनके पास ईंधन का कोई स्रोत नहीं है, तो खाना कहाँ से बनाएंगे, तो उसके लिए जलावन की लकड़ी भी चाहिए, सर इनको घर भी बनाना होगा तो कोई इनके पास टिम्बर, इमारती लकड़ी खरीदने का संसाधन नहीं है। तो इन कारणों से थोड़ी जंगलों में कटाई हो जाती है, थोड़ा अतिक्रमण हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो आर्थिक तरीके से पिछड़े हुए लोग, जनसंख्या का दबाव, ये सब क्या है? ये सब का सब निहित कारण है। लेकिन प्रत्यक्ष कारण क्या दिखता है? अतिक्रमण। प्रत्यक्ष कारण दिखता है वनों की कटाई, वगैरह वगैरह। तो पहला जो रणनीतिक लक्ष्य है वो यही कहता है कि निहित कारणों पर काम किया जाए। दूसरा जो रणनीतिक लक्ष्य है वो कहता है कि एकदम जो प्रत्यक्ष कारण है उन पर भी काम किया जाए, जो कि बिल्कुल सही बात है कि प्रत्यक्ष कारणों पर भी काम किया जाए। तीसरा है कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण और संवर्धन भी किया जाए। ये तो खतरे वाले पॉइंट थे जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन पे भी अच्छे काम करने की जरूरत है। तो इस तरह से करके 5 रणनीतिक लक्ष्य हैं और 5 रणनीतिक लक्ष्यों के 5 रणनीतिक बातों के अंदर 20 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। 20 लक्ष्यों को याद रखने की जरूरत नहीं है, 20 लक्ष्यों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखने की जरूरत किस चीज की है? जो 5 रणनीतिक मुद्दे हैं उनका। 20 लक्ष्य यहां पर लिस्टेड हैं आपके अध्ययन के लिए, लेकिन वो रेफरेंस के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2010 नागोया में जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 पर सहमति बनी। तो नागोया में ही तय हुआ, जो कॉप नंबर 10 था, 10वीं बैठक में। जो अंडरलाइन कर रहे हैं बस उतना ही लिखिएगा, ठीक है। और इसका जो औपचारिक नाम है वो है जैव विविधता की रणनीतिक योजना। कब से कब लागू होना था? 2011 से 2020 तक। सवाल उठता है कि क्या जितने लक्ष्य तय किए थे वो सारे लक्ष्य हमने हासिल कर लिए? सवाल ही नहीं उठता है, नहीं हासिल किए तो क्या हुआ होगा? इन लक्ष्यों को थोड़े थोड़े संशोधन के साथ आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। लेकिन ओरिजिनल जो था वो 2011 से 2020 तक के लिए था। 20 लक्ष्य शामिल हैं जो 5 रणनीतिक लक्ष्यों से संबंधित है। तो टॉप पे 5 रणनीतिक लक्ष्य हैं और उसके अंदर 20 टारगेट्स हैं।
20 टारगेट। सर आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, 5-10 मिनट रुक जाओ फिर सो जाना। सोने से दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर खाना खाना, फिर पढ़ाई करना। तो 5 रणनीतिक लक्ष्य हैं और उसके अंदर 20 बिंदुवार लक्ष्य हैं। तो इतना पहले लिख लो आप। सर आज क्लास जल्दी खत्म कर देंगे, हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे तो घर ही में ना बैठ के क्लास कर रहे हो कि ऑनलाइन क्लास चल रही है? कौन सा क्लास के बाद जो है सो आपको घर जाना है? आप डेट नहीं अंडरलाइन कर रहे हैं। हाँ वो नहीं लिखना है, कौन पूछता है कि 18 से 29 अक्टूबर है? जो जो पूछा जाएगा वही लिखो ना, ये तो रेफरेंस के लिए दे दिया है मैंने, लेकिन कोई नहीं पूछता। राजा रानी कहती है सर आप बात बहुत अच्छे से करते हो और पढ़ाता अच्छे से नहीं हो। बिंदुवार मतलब टू द पॉइंट। मेरी साइंस थोड़ी वीक है पर मुझे पहली वाली क्लास नहीं समझ में, एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। फिर एक दिन रखते हैं कोई लाइव सेशन आपके डाउट्स वगैरह के लिए, तब बात कर लेंगे। पूजा भी कह रही मुझे भी नींद आ रही है। भाई सब लोग 10 मिनट बैठ जाओ, पढ़ाई खत्म कर लो, उसके बाद सब लोग सो जाना खाना खा के, ठीक है? बारिश का मौसम है, सोने सोने वाला दिन है, थोड़ा सो करके तब पढ़ाई करना। चलो, चलो जी चलो। रणनीतिक लक्ष्य क्या क्या हैं? पहला एबीसीडी है, अंतर्निहित कारणों का पता लगाना तथा उन पर काम करना। ठीक है, ये ए हो गया। देख रहे हो काम कितना बच रहा है? बी है, और सिर्फ ए लिखना, उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। रणनीतिक लक्ष्य ए, ये तो किताबों में अच्छी लगती है ना, बस। फिर बी लिखो, प्रत्यक्ष दबाव को कम करना। जैव विविधता का चैप्टर, तो जैव विविधता पे ही प्रत्यक्ष दबाव को कम करेंगे। सी, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवांशिक विविधता की रक्षा करना। ठीक है, और स्थिति में सुधार करना। यह है लक्ष्य नंबर सी। बी सी हो गया। डी है, जैव विविधता से सबों का लाभ बढ़ाना। जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्रों की जो सेवाएं हैं, उनसे सबों को मिलने वाले लाभ को बढ़ाना भी एक पॉइंट है। और लास्ट में कार्यान्वयन में वृद्धि करना, कि आपके पास जो भी पॉलिसी है उसको अच्छे से आप वृद्धि करें। तो दीज आर द थिंग्स। और उसके बाद इसके बिंदुवार लक्ष्य हैं जिनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 5 रणनीतिक लक्ष्य हैं। और क्या है कि इन लक्ष्यों को, ये पॉइंट लिखिएगा, 2020 तक पूरा नहीं किया जा सका, और चूंकि पूरा नहीं किया जा सका इसलिए संशोधनों के साथ 2030 तक के लिए समय सीमा दी गई है।
क्लियर है? अब जल्दी ही आप लोग कहेंगे कि सर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसको छोटा कर दूं, सो दैट कि ये मेरी वजह से ऐसा ना हो कि कुछ दिख न रहा हो। हाँ ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए आपके कि 2020 तक ये लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए थे, और चूंकि लक्ष्य नहीं पूरे हो पाए थे तो कोई रास्ता नहीं है। ये कितनी अच्छी बात आप कह रहे हो, क्लास में कोई चाय बनवा के लाओ। आज देखे हो, मैंने चाय नहीं पी है क्लास में। आज क्लास में चाय नहीं पी है। जिन चीजों में बहुत ज्यादा मन लगता है ना, वो खुद ही आपको जगा के रखती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं चाय नहीं पी के देखता हूं कि मेरे अलर्टनेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरी नहीं कि रोज ना पीऊं। कोई दिन होगा जिस दिन ज्यादा थकान होगी, उस दिन पी लेंगे। मैंने ये देखा है कि जिस दिन कम खाता हूं उस दिन चाय की जरूरत नहीं पड़ती, जिस दिन ज्यादा खा लो उस दिन चाय की जरूरत पड़ती है। ये सब इधर उधर के ज्ञान की बात चल रही है। चलो, ये आपके रेफरेंस के लिए है ये टेबल। ठीक है, ये टेबल आपके रेफरेंस के लिए है कि कौन कौन से वो 20 टारगेट हैं, याद नहीं करना। ठीक है, ये टेबल मुझे हिंदी में नहीं मिला, इसलिए मैंने हिंदी में अनुवाद करके यहां पर इसको लिख दिया है। आपको नहीं लिखना है, मैं एक बार दिखा देता हूं। लोगों को जैव विविधता का महत्व बताना और उसके बारे में जागरूक करना, ताकि अंतर्निहित कारणों पर थोड़ा सा असर पड़े। 2020 तक विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में जैव विविधता के मूल्यों को एकीकृत करना, ताकि विकास की जितनी योजनाएं बनती हैं उसमें जैव विविधता को लेकर के जो भी जैव विविधता पर बुरा असर पड़ रहा है, उस बुरे असर को हम पैसे के संदर्भ में तोल करके और देखें कि भाई इस परियोजना का खर्च इतना है। फिर हानिकारक घटकों को खत्म करना या चरणबद्ध तरीके से कम करना या सुधार करना, सतत उत्पादन और खपत के लिए योजनाओं को लागू करना। लक्ष्य भी प्राकृतिक आवास के नुकसान और वनों के नुकसान को दर को कम से कम 50% तक कम करना। अति मत्स्ययन को कम करना, जरूरत से ज्यादा मछली हम समुद्रों और नदियों से जो निकालते हैं तो उससे उनकी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। फिर कृषि, जलीय कृषि, वानिकी में सतत तरीके से प्रबंधित करना, प्रदूषण को कम करना, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करना, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के मार्गों का प्रबंधन ताकि वो ऐसे ही कहीं जा करके हमला ना बोल दें। फिर जलवायु परिवर्तन या समुद्र के अम्लीकरण से प्रभावित प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ और दूसरे वल्नरेबल जो इकोसिस्टम है उनको बचाना। तो इस तरह से वो 20 लक्ष्य हैं जिनको आप बाद में देख लेना एक नजर, बस कुछ और नहीं करना इसमें। एक बार आपके आंखों के सामने से गुजर जाए, जो कुछ 5 अगर आप याद करके मेंस में लिख दोगे तो वो काफी है। 20 आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता कि 20 के 20 आपको याद रहेंगे। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट। तो यूपीएससी दे रहे हो, कोई इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी ना हो कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 20। यू डोंट हैव टू। ये चीज खूब अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, तो ये लिखना है क्या, ये नहीं लिखना है। तो ये रही आज की क्लास। ठीक है, ये रही आज की क्लास। कल हम लोग कार्ताजीना प्रोटोकॉल कर लेंगे, छोटा सा है, और बाकी नए टॉपिक्स पर हम लोग आ जाएंगे। तो आज बस इजाज़त दीजिए, इतनी पढ़ाई आज के लिए काफ़ी है। ये नोट्स आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन जो लिखा होगा वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि आप फटाफट उसको रिवाइज कर लेंगे। और लाइव क्लास में बैठने से वो लिखा वाला काम आसानी से हो जाता है। तो आप लोग खूब बढ़िया वाला ध्यान रखिए अपना, खाइए, थोड़ा सो भी लीजिए, बरसात का मौसम है।
तो थोड़ा सो भी लीजिए और फिर उसका जग करके एकदम तरोताज़ा होकर के पढ़ाई में लग जाइएगा। गुड बाय, कल मिलते हैं।